Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video we'll be discussing some of the important current affairs from today's newspaper. So let's begin with today's video. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप इस टॉपिक को इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इस पर्सपेक्टिव में आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं. ये टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में हम जो डिस्कशंस करेंगे उसमें से कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट विल ऑल्सो कवर. So the topic is that Indian delegations, they are deliberating on the Ocean Diversity Pact. So there is this Ocean Diversity Pact जिसे लेकर इंडिया से डेलीगेशंस जाती हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की, they are deliberating on this. Let's follow this in much more detail. So the United Nations member countries, their delegations are in New York and they are deliberating on an agreement. And this agreement is on the conservation of marine biodiversity in high seas. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ब्रेकडाउन समझिए इस न्यूज़ का. यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी डेलीगेशंस न्यूयॉर्क में पहुँची हुई हैं. क्या करने के लिए? दे आर डेलिबरेटिंग ऑन एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या है? टू कंजर्व द मेरीन बायोडाइवर्सिटी. वी नीड टू कंजर्व द मेरीन बायोडाइवर्सिटी. लेकिन कहाँ पे? इन द हाई सी रीजन. इन द हाई सी रीजन. तो अब यहाँ पे इसी को ब्रेक करेंगे. पहली बात तो ये जो एग्रीमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट, एंड दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फाइनल इन अ सीरीज सेट ऑफ मोशन, जो कि 2018 से कुछ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स हमारे पास आ रहे थे. दैट वाज टू ड्राफ्ट एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी. अब जोग्राफी की क्लासेस में, इन्वायरमेंट की क्लासेस में UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ते हैं 1982. एंड इस कन्वेंशन के अंडर एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट किया जा रहा है. एंड तब से ही 2018 से ही वी नो द थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब जो फाइनल एग्रीमेंट बना है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फाइनल. बट लेट्स सी, इसे लेकर डेलिबरेशंस न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके डेलीगेशन इसे डिस्कस कर रहे हैं. तो नट शेल में आप समझे. अब इस तरह की हेडिंग आती है हमारे पास. क्या ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पे? सिंपल सी शब्दों में बात करें तो UN क्लॉज लॉ ऑफ सी में एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, उसे लेकर एक एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट जिसमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी, जो कि हाई सी रीजन में है, उसकी कंजर्वेशन की बात हो रही है. तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट आर हाई सीज़. हाई सीज़ की बात कर रहे हैं कि हाई सी में जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना है. सो व्हाट आर हाई सीज़? तो देखें, आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं, या आप बहुत बार पहले भी देख चुके होंगे. दिस इज़ हाउ द ओशंस, दे आर क्लासिफाइड एज पर द लॉ ऑफ सी. हमारे पास कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बेस लाइन सेट की जाती है. लेट्स से दिस इज़ द बेस लाइन, और उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी वाटर होता है वो टेरिटोरियल सी होता है. 24 नॉटिकल माइल्स तक जितना होगा दैट इज़ कॉन्टिगुअस जोन, एंड अप टिल 200 नॉटिकल माइल्स यू हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं. लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितना रेस्ट ऑफ द ओशन बच गया, दैट इज कॉल्ड एज हाई सीज. So we can say that high sea are the part of ocean that are not included in exclusive economic zone, territorial sea, or the contiguous zone of a particular country. These high seas are
open to all states. These are open to all states. यहाँ पे किसी भी कंट्री का हक नहीं है. अच्छा, चाहे वो जो कंट्री है, चाहे वो कोस्टल हो, चाहे वो लैंडलॉक्ड हो, वो सब इस एरिया में आ सकते हैं. इट इज़ ओपन टू ऑल द कंट्रीज. And the freedom of high sea, this is exercised under the conditions which are laid down in the convention of the law of sea, and there are some other international laws जिसके basis पे यहाँ पे जो exercises हैं वो की जाती हैं. Now when we see कि अर्थ की सरफेस पे अगर हम UN क्रॉस लगाकर वाटर को क्लासीफाई करें तो 45% of our earth surface is covered by high sea, which is open to all. It belongs to none of the state and it is open to all the states. Okay. तो इस एरिया में, क्योंकि देखो जो तो एक कंट्री का पार्ट है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंट्री का रोल आता है तो उसकी कंजर्वेशन एक पर्टिकुलर कंट्री को दे दी जाती है. लेकिन हाई सी जिसमें किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, उस एरिया में हमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. दैट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट दैट वी आर डेलिबरेटिंग ऑन. चलें, हाई सीज हो गया. अब हम एक ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. Why do we need it? देखिए, this agreement is deciding on the rights of companies that basically undertake the exploration of biological resources. मतलब जो हमारे हाई सी रीजन है, हाई सी रीजन्स में वो कंपनीज जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, उनके राइट्स को हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं. We need to understand that do companies have absolute right? ऑन एनी डिस्कवरी, सपोज कोई डिस्कवरी हुई है हमारे पास, उस डिस्कवरी को लेकर क्या हमारे पास कोई एब्सोल्यूट राइट है? कोई एक्सट्रैक्शन आप वहाँ पे कर रहे हैं उस रीजन में, हाई सी रीजन में, उसका क्या होगा? तो वो जो एक्सट्रैक्शंस किए गए, उस एक्सट्रैक्शन से होने वाले जो गेन्स हैं वो क्या होंगे? क्या आप उन गेन्स को शेयर करेंगे? क्योंकि जब हम ओपन सी की बात करते हैं तो वी आर सिंपली सेइंग दैट इट इज़ ओपन फॉर ऑल. इस पे सबका हक है. तो ऐसे रीजन में आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब आपके क्या राइट्स हैं? आप जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और वहाँ से आपको जो मॉनिटरी गेन हो रहा है, क्या आप वो शेयर करेंगे? Also in terms of intellectual property and the royalties with respect to the United Nations prescribed body. So therefore we need this kind of agreement जिससे कि ये पिक्चर क्लियर हो पाए. Now typically अगर हम देखें तो हाई सी रीजन्स में या फिर सी में जो फोकस रहता है दैट इज़ ऑफ माइनिंग एक्टिविटी. मेरीन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि गैस हाइड्रेट्स हैं कहीं पे प्रीशियस मेटल्स हैं, कहीं पे फॉसिल फ्यूल्स हैं. बट एज वी आर सीइंग दैट देयर आर एडवांसेस गोइंग ऑन इन बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, देयर आर सेवरल कंपनीज दे सी पोटेंशियल इन एक्सोटिक माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे केस में किस तरह से इन चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, देयर गेन्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उससे डील करने के लिए हमें एक ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट चाहिए. प्लस व्हेन वी से व्हाई डू वी नीड इट, तो सपोज करें आप ओपन ओशन में हैं और वहाँ पे हमारे पास लेट्स से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है. एंड दिस इज अबंडेंट इन ओपन ओशन. ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज अबंडेंट देयर बिकॉज कोई भी लॉ कुछ भी किसी कंट्री का वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा. एंड ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस इन दैट रीजन. एंड ऑल्सो देयर इज नो सिंगल ग्लोबल मैकेनिज्म टू एस्टैब्लिश अ मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया आउटसाइड द स्टेट्स टेरिटोरियल सीज. जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहाँ तक इनकी फॉर्मेशन होती है. इसके बियॉन्ड आपको जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो नहीं मिलेगा. बट वी नीड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड दैट. इवन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमारी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है. काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है. नियरली ओवर 5 years वी आर गोइंग टू स्पेंड 4,000 crore rupees ऑन दैट. एंड स्टडीज़ ऑन द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज, दिस इज़ द मेन फोकस ऑन दिस.
तो जब हम हमारी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारी फोकस भी किसके ऊपर है? इट इज़ ऑन दी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, लिख लीजिएगा अपने पास, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ डीप सी बायो रिसोर्सेज। deep sea bioresources. This is the main focus of our blue economy policy. ठीक है जी, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो अभी डिस्कशंस हो रही हैं, why do we need in this ocean diversity pact. Now coming down to the main body, which is your United Nations Convention on Law of Sea, right? जिसमें हम एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। ये आप वैसे भी पढ़ते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब क्योंकि ये न्यूज़ में है तो थोड़ा सा ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। UN क्लॉज, दिस इज़ एन एक्रोनिम फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इस कन्वेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी बोल देते हैं, बस लॉ ऑफ सी ट्रीटी इतना कॉमन नहीं है जितना कि लॉ ऑफ सी कन्वेंशन है। This convention came into operation and it became effective in 1982, 16 November 1982, और इंडिया इसका सिग्नेटरी बनता है in 1982, ठीक है। सो सेम ईयर इंडिया ऑल्सो बिकम्स दी सिग्नेटरी। अब जब ये कन्वेंशन आई थी तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ 4 जिनेवा कन्वेंशंस थी, जिसमें टेरिटोरियल सी के लिए अलग कन्वेंशन थी, कंटिग्यूअस जोन के लिए अलग कन्वेंशन थी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होगा उसके लिए अलग कन्वेंशन थी, हाई सी में क्या होगा, फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन हाई सी, इन सब के लिए वी हैड 4 डिफरेंट जिनेवा कन्वेंशंस। लेकिन जब ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी आता है 1982 में, वो उन बाकी सभी को रिप्लेस कर देता है ना। एज पर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जो सी है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है हमारे टेरिटोरियल्स वाटर। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे कंट्री की फुल सॉवरेनिटी रहती है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर रहेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब अगर हम बेस लाइन से देखें तो 24 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास कंटिग्यूअस जोन आता है। इसमें कंट्री के सभी लॉज एक्सटेंड नहीं होते, सिर्फ 4 कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इसके लॉज अप्लाई होते हैं। एंड अप टिल दी 200 नॉटिकल माइल्स वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड देन हेयर वी ऑल्सो डिफाइन, जहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स आ गया वहाँ तक एक कंट्री की कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड है। जब हम 12 नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो एक ऐसा एरिया है जिसमें जिस कंट्री का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दैट स्टेट हैज़ स्पेशल राइट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ द मरीन रिसोर्सेज, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, विंड एनर्जी को यूज़ करना हो, तो यहाँ तक आप इकोनॉमिकली रिसोर्सेज वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओनली, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अगैन इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। दोबारा न्यूज़ में है बिकॉज रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। दिस रिपोर्ट इज़ फ्रॉम ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्लाइन हो चुकी हैं, वेयर एज इनकी जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म असिस्टेंस है कंट्रीज़ के साथ वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट्स हैव डिक्लाइंड एंड द असिस्टेंस हैव इंक्रीज्ड। दिस इज व्हाट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय द ग्रीन फाइनेंस डेवलपमेंट सेंटर। थोड़ा अगर और डिटेल देखें तो जो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रही हैं,
वो यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में देखें तो 47% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्लाइन हो चुकी हैं। इसी सेम टाइम पे कुछ ट्रेंड्स हमारे पास सामने आते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। सबसे पहले जो चाइनीज़ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका रोल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जो एवरेज साइज़ है प्रोजेक्ट्स डील्स का वो भी डिक्रीज़ हो गया है। पहले 558 मिलियन होता था, मिलियन डॉलर्स होता था, और अब लास्ट ईयर में 325 मिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया है। सो द एवरेज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट डील्स इज ऑल्सो फॉलोइंग एंड देयर इज अनइवन स्प्रेड ऑफ एंगेजमेंट। ये कुछ ट्रेंड्स आए हैं जब हम चाइना का रोल देखते हैं इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी के साथ साथ अगर हम कंट्रीज़ को असिस्टेंस की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर चाइना हैड नो एंगेजमेंट, जैसे कि रशिया, श्रीलंका, इजिप्ट। यहाँ पे चाइना ने कोई एंगेजमेंट ही नहीं की। अगर हम पाकिस्तान की भी एग्जांपल ले लें, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ इम्पॉर्टेंट, इवन इन पाकिस्तान चाइनाज एंगेजमेंट फेल डाउन बाय 56%। ऑल्सो अब क्योंकि चाइना लोन देता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन्स देता है, पाकिस्तान ने ले रखे हैं, श्रीलंका ने ले रखे हैं, एंड इसीलिए चाइना हैज़ मेड नियरली $26 बिलियन इन दीज लोन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट देयर इज अ शिफ्ट इन द ओवरसी एंगेजमेंट फ्रॉम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग emergency relief. So therefore the investment has decreased and these emergency relief things are increasing. ठीक है जी, ये रिपोर्ट थी जो कि आई है, एक ट्रेंड है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, बिकॉज वेन एवर यू टॉक अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, the issue of CPEC, Belt Road and Initiative is important. So to know this kind of finding is also important for us. नाउ थोड़ा सा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन मैनी टाइम्स और बहुत डिटेल में इसे कवर किया है। आज बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गो थ्रू करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2015 में लॉन्च किया गया था एंड दिस इज़ अ multi-billion dollar प्रोजेक्ट जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। दिस इज़ द पेट प्रोजेक्ट ऑफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट एंड इससे चाइना की जो इन्फ्लुएंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली थ्रू द चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसे इन्हांस यहाँ पे किया जाएगा। CPEC की बात करें तो ये कुछ 3000 किलोमीटर लॉन्ग एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें हाईवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, पाइपलाइंस हैं। अल्टीमेटली इस कॉरिडोर में आप पाकिस्तान का जो ग्वाडर है, द सिटी ऑफ ग्वाडर इन पाकिस्तान, इसे कनेक्ट किया जाएगा विद द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द चाइना विच इज़ द जिनजियांग, एंड इनके बीच में ये जो एरिया है चाइना का, इसके साथ जो ग्वाडर वाला एरिया है, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। दिस इज़ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट पासिस लाइक दिस। ठीक है जी, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ग्वाडर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना, जिनजियांग। अब ये जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, दिस विल बी फाइनेंस्ड बाय सम हेवीली सब्सिडाइज्ड लोन्स जो कि चाइनीज़ बैंक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देंगे। अब इस प्लान की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो सिंपल सी बात है, इस एग्रीमेंट से चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बूस्ट होगी एंड इट विल ऑल्सो ट्रांसफर चाइनीज़ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एज वेल। It will promote industrialization, development of economic zones. It will initiate, plan, execute all of these things in public as well as private sectors. आप जिनजियांग को ग्वाडर से लिंक कर रहे हैं, it passes through POK and China is investing in this project in large numbers. And China का जो early harvest है, that is by transforming Pakistan's economic landscape, एंड इससे एक सॉलिड फाउंडेशन उनके लिए बनेगी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ।
But again, there are some challenges associated with this plan. Like एग्जीक्यूशन में बहुत डिले हो रही है बिकॉज टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंज आता है, यू नो, विच वर गिवन बाय द लास्ट गवर्नमेंट इन वायलेशन टू द कमिटमेंट्स गिवन टू चाइना. तो टैक्सेशंस में चेंज आ रहे हैं, उसकी वजह से डिले हुआ है. इवन चाइनीज अथॉरिटी इरिटेट हो गए थे बिकॉज पाकिस्तान वॉज फेलिंग टू ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. सो दैट इज़ पाकिस्तान्स फेलियर. एंड फाइनेंशियल क्राइसिस भी है. China is also concerned about the acute financial crisis which is faced by the Pakistan. So they are prompting it to step in and periodically bail out Pakistan. वो foreign exchange loans देते हैं पाकिस्तान को. And initially earlier Pakistan was a critic of this project. China Pakistan economic corridor का critic रहा है पाकिस्तान for its secrecy and uneven investments and neglecting the certain provinces of the country. इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया है बिकॉज जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये POK से पास करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है. देयरफॉर इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. एक US बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब है AIDATA. उन्होंने ये कहा था कि जो चाइना का जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है CPEC के अंडर, इसमें लोन्स आ रहे हैं विच आर ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ कमर्शियल रेट. कोई ग्रांट्स नहीं है, दीज आर लोन्स. देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिकॉज एज मच एज 40% ऑफ द चाइना's lending to Pakistan does not appear in government's book. That is also one of the biggest clauses. And the project is way behind its schedule. Only 3 of their 15 projects, those were announced, are completed so far. And critics ये भी कह रहे हैं that इट इज़ पॉसिबल कि जो पाकिस्तान की वीक इकोनॉमिक कंडीशन है, जो वहाँ के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इट माइट लीड टू पॉसिबिलिटी दैट पाकिस्तान विल बी डिफॉल्टिंग ऑन द डेट रिपेमेंट्स. एंड बिकॉज द चाइना इज़ हैविंग हाई इंटरेस्ट रेट्स, सो वी कैन सी दैट दिस इज़ चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी एज वेल. अब इसे लेकर इंडिया के ये कंसर्न्स हैं. इट वायलेट्स आवर सॉवरेनिटी क्योंकि ये POK से पास करता है. POK इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन अगर बनता है तो एज पर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऐसी कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट टेरिटरी में अलाउड नहीं होती विदाउट टेकिंग द कंट्रीज कॉन्फिडेंस. फिर CPEC में इंदस के ऊपर चाइना 2 बड़े डैम्स बनाने वाला है, बुंजी डैम एंड भाषा डैम. ये भी एक कंसर्न है क्योंकि इससे इंदस वाटर बेसिन के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ेगा. सिक्योरिटी स्ट्रेस भी है कि ग्वाडर तक अगर चाइना पहुंचता है तो इससे इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी पे खतरा आता है. इट इज़ ऑल्सो थ्रेट टू इंडियाज ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर हमारे मोस्टली इम्पोर्ट्स आते हैं. तो अगर ग्वाडर तक वो पहुंच चुके हैं तो चाइना कैन ईजीली क्रिएट इम्पेडिमेंट्स फॉर इंडिया, फॉर आवर एक्सेस टूवर्ड्स द मिडल ईस्ट. इससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो जेपरडाइज हो सकती है. एंड इट विल ऑल्सो इन्हांस थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज काराकोरम हाईवे बनेगा. पाकिस्तान विल हैव दिस एडवांटेज ऑफ मोबिलाइजिंग देयर ट्रूप्स, देयर हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू POK. At the same time, with financial returns to Pakistan through CPEC, they can even expand their ability to fund their military infrastructure as well as their state-sponsored terrorism in Kashmir to destabilize the region. So, these are some of the concerns related to the China-Pakistan economic corridor. Moving ahead, our next article is important from GS paper 3 point of view. It is about a glowing snailfish, Arctic snailfish, which is having antifreeze proteins. Those antifreeze proteins are basically flowing through the veins of this glowing snailfish, and ये Greenland iceberg के पास इसे discover किया गया है. So antifreeze protein, as the name suggests, this allows the snailfish to prevent ice crystals from accumulating in their cells and their body fluid. So this is something which is important. ये जो ग्रीनलैंड स्नेल फिश की डिस्कवरी हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बायोफ्लोरोसेंट फिश इन द आर्कटिक, इसलिए इसको ग्लोइंग स्नेल भी बोल देते हैं. एक्सपर्ट्स ये कहते हैं दैट इट इज़ अ रेयर फॉर मेरीन एनिमल टू एग्जिबिट बायोफ्लोरोसेंस
बिकॉज दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ फिशेस भी ग्लो करती हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं. दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड देन दे रेमिट इट इन डिफरेंट कलर्स. एंड पास्ट में भी कुछ और फिशेस भी आई हैं, जैसे कि देयर इज़ नोटोथिनॉइड फिशेस. उनमें भी ऐसे एंटी फ्रीज कंपाउंड्स उनकी ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, जिससे कि उनका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं होता, बिकॉज इफ़ द ब्लड विल फ्रीज दे विल डाई. ये जिस स्नेल फिश की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ लिपाडे. दिस इज़ कॉमनली नोन एज स्नेल फिश और सी स्नेल्स. एंड ये बायोफ्लोरोसेंस रिलीज करती है. इट अलाउज टू ग्लो ग्रीन and red in the dark Arctic waters. This is important. This is the only polar fish जिसमें बायोफ्लोरोसेंस है. बायोफ्लोरोसेंस कैसे आती है? जब ऑर्गेनिज्म जो ब्लू लाइट जो है उसे ग्रीन, रेड या येलो में कन्वर्ट कर पाए, ओनली दैट ऑर्गेनिज्म शोज बायोफ्लोरोसेंस. जो स्नेल फिश है आपको एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर्स में मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, आर्कटिक, एंटार्क्टिक. देयर यू बेसिकली फाइंड these fishes. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.